नमस्कार। इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और इनसाइट में आज हम बात करेंगे गंगा को लेकर। इनसाइट में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा संग्रहालय दिल्ली से बैठकर उत्तराखंड में 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं जब ऊपर से चलकर मुनी की रेती तक आएंगी, जहां जहां पर प्रदूषित पानी गंगा में डाला जा रहा था या गिर रहा था, वो पानी अब ट्रीटमेंट होकर के गंगा तक आएगा, यानी एक भी बूंद प्रदूषित पानी की गंगा में नहीं बहेगी। लेकिन हरिद्वार तक ये स्थिति आती हुई दिख रही है इन परियोजनाओं के तहत। लेकिन ये सफ़र हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक बहुत लंबा है और इस सफ़र में बहुत कुछ काम किया जाना अभी बाकी है और होगा। ये काम अगर इसी गति से आगे बढ़ता है, चलता है, कितने दिन में ये पूरा होगा, क्या संभावनाएं हैं, गंगा को अभी और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अपने अविरल होने की, अपने निर्मल होने की और फिर से उसी पारंपरिक स्वरूप को हासिल करने की जो वो अतीत में रही है। दरअसल ये गंगा है जो हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक ज़रूरतों का अहम हिस्सा रही है। और सामाजिक ताने बाने की बात करें तो हम गंगा जमनी तहजीब कह करके अपने सामाजिक ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। उसके सांस्कृतिक ताने बाने की अगर आप बात करेंगे तो हमारे मरने के बाद भी गंगा के जल से ही हमारा समाधान होता है। हमारे आर्थिक अगर उस पर अगर हम बात करेंगे तो तब आप पाएंगे कि गंगा के पानी से निकली हुई नहरें किसानों के खेतों की सिंचाई करती हुई देश को फिर से सस्य श्यामला बनाती हैं और हमारी प्राकृतिक ज़रूरतों को वो पूरा करती रही है। लेकिन इनमें अगर कहीं किसी तरह की कोई गिरावट आई है, कोई कमी आई है, फिर से हम उसे हासिल कर पाएँ, इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, इसी सब को लेकर के हम अपने मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। उनसे मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर C.K. वार्ष्णेय साहब हैं, पर्यावरणविद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वार्ष्णेय जी। हमारे साथ केशव चतुर्वेदी हैं, लेखक हैं। हमारे साथ विनोद तारे हैं, प्रोफेसर हैं IIT कानपुर से। विनोद जी, सबसे पहले इस सारी चर्चा को, इस सारी बातचीत को हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि ये जो अविरल हो रही गंगा का जो सफ़र है, ये सफ़र हरिद्वार से और कोलकाता तक, गंगा सागर तक जाता है। इस सफ़र में कितना कुछ करना अभी बाकी है, विनोद जी? जैसे आपने कहा कि प्रदूषण का यदि मुद्दा हम लेते हैं तो प्रदूषण का मुद्दा हरिद्वार के नीचे ही ज्यादातर शुरू होती है जी। तो उसमें शहरों का गंदा पानी और अपने कारखानों का गंदा पानी, ये और यदि आप देखेंगे तो गंगा के ऊपर सीधा गिरने वाला जो ये है प्रदूषण इंडस्ट्री का, तो आप कानपुर में टैनरीज का ही देख सकते हैं। बाकी जो प्रदूषण आता है वो उनकी सहायक नदियों से आता है जी। और वैसे ही ज्यादातर शहरों का भी जो आता है, कुछ ही शहर है और उसमें अब काफी व्यवस्था शहरों पे भी की गई है, जैसे हरिद्वार में की है, कानपुर में भी प्रयास चल रहा है, इलाहाबाद में करीब करीब पूरा प्रदूषण को रोकने का प्रयास किया गया, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक इससे। वैसे ही वाराणसी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं और आगे पटना में और भागलपुर वगैरह में भी प्रयास चल रहा है। तो ये एक शुरुआत हुई है और मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली शुरुआत ही हुई है, काफी कुछ प्रगति भी हुई है उसमें। बट अब उसके सहायक नदियों से जो पानी आता है, चाहे वो गोमती से हो, चाहे वो यमुना और से जो हो, यमुना से हो, है ना। यमुना का पानी सिर्फ गंगा में तो नहीं जाता है, क्योंकि यमुना जब गंगा में मिलती है तो यमुना काफी ठीक होती है, क्योंकि उसमें जब चंबल मिलती है तो चंबल से यमुना की परिस्थिति काफी ठीक हो जाती है ना। तो प्रयास अब हमें करना है तो उनकी जो सहायक नदियां है, जो सहायक नदियां जैसे रामगंगा लाती है प्रदूषण, गोमती लाती है प्रदूषण,
काली नदी लाती है प्रदूषण। तो इन छोटी छोटी नदियों पे हमें जो भी शहर बसे हुए हैं और जो शहर और उद्योग इस प्रदूषण को लाते हैं, केशव हमें मुहिम चतुर्वेदी जी, चलानी है। केशव चतुर्वेदी जी, एक बड़ा मुद्दा जो है सहायक नदियों का साथ के साथ विनोद जी ने उठा दिया है। सहायक नदियों को साफ करने से गंगा अपने आप साफ हो जाएगी, निर्मल और अविरल हो जाएगी, ये बात और भी पर्यावरणविद कहते रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि सहायक नदियों को साफ करना है। जी। सहायक नदियों पर जो शहर हैं उनका जो मलबा है, उनका जो पानी, गंदा पानी है, और वहां से जो मल मूत्र का त्याग होता है उसको साफ करना है। तो ये बात फिर वहीं आ जाती है जहां गंगा एक्शन प्लान की थी कि जी। वो एसटीपी तनाव प्लान में बदल गया था। मूल बात तमाम प्रोफेसर, तमाम जो एनवायरमेंटलिस्ट, और अगर प्रोफेसर वार्ष्णेय भी इस बात से मानेंगे कि गंगा में अगर मूल जो उसका फ्लो है, जो पानी की अविरलता है, अगर उसको आप मेंटेन करें तो 60 से 70% चीजें तो वैसे ही सुधर जाएंगी। अब वो करने का जो पॉलिटिकल कैपिटल होता है वो ना पिछली सरकारों में था, ना इनके पास है, क्योंकि ऊपर उत्तराखंड में जहां अलकनंदा और जी। भागीरथी हैं उसके ऊपर 16 डैम वैसे ही बने हुए हैं, 14 चल रहे हैं और 14 जो हैं वो लाइन में हैं। जी। अब जब आप पानी सारा रोक लेंगे तो आगे गंगा कितनी साफ हो पाएगी? अरे, और जहां तक एसटीपी की बात है तो हर शहर में जितना किसी के घर पाइप का पानी गया है और जितने के घरों में वो सीवर लाइन है, वही तो आप ट्रीट करेंगे। ज्यादातर शहरों में आप देखेंगे कि 40% ही ये जो है कवरेज है, बाकी 60% मलबा ऐसे ही फेंका जा रहा है। तो मलबा साफ करो, मलबा बचाओ, वो तो एक पार्ट हुआ ना। जो जो नदी की अपनी नैसर्गिक क्षमता है, जो बहाव से ही ठीक होने वाली है, उसके लिए क्या हो रहा है? और उसके लिए कुछ खास होता दिख नहीं रहा है, जहां तक जहां मैंने देखा है और जितना पढ़ा है। प्रोफेसर, मेरी ये समझ, मैं आपकी तरफ आऊंगा केशव जी। प्रोफेसर सी के वार्ष्णेय साहब, ये माना जाता है कि अगर पानी में बहाव है और गति है तो गंदगी को वो तेज रफ्तार से आगे बहा ले जाता है। मैंने मान लिया कि बहा ले जाता है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि पानी गंदा नहीं माना जाएगा अगर उसके अंदर बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं, गंदे नाले गिर रहे हैं बिना एसटीपी प्लांट के। तो देखिए, अगर बिना एसटीपी प्लांट के अगर जल बहाव किया जाएगा गंदे पानी का, तो नदी के प्रदूषण में तो कोई कमी कभी रह ही नहीं सकती है। इसीलिए एसटीपी लगाए गए हैं जी। अब यहाँ पे हमें दो बात समझनी है। एक तो यह है, जो शहरों से निकलने वाला गंदा पानी है उसमें तो एसटीपी काम करते हैं, लेकिन हमको देखना है कि जो कारखानों से पानी निकलता है जिसके अंदर बहुत सारे जहरीले तत्व होते हैं और कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के होते हैं, और कभी कभी एक ही कारखाने से अलग अलग समय पे अलग अलग जहरीले तत्व भी निकलते हैं। तो इन सब को देखते हुए हमें एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसा तारे जी ने कहा और मेरे और साथियों ने कहा कि जो सहायक नदी हैं उनकी जो स्थिति है और जो उनका स्वास्थ्य है, जब तक वो तंदुरुस्त और दुरुस्त नहीं रहेगा तब तक गंगा के अंदर पूर्ण रूप से हमको प्रदूषण फ्री जल मिलना एकदम असंभव है। वार्ष्णेय साहब, चाहता हूँ अगर कोई लीडर है और उसके साथ में काम करने वाले जो उसके और सहयोगी हैं, अगर वो चुस्त और दुरुस्त नहीं रहेंगे तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। उसी तरीके से ये नदियों का भी हिसाब है कि अगर पानी जो आ रहा है उसके अंदर कमी हो जाएगी और हमारा जो इफ्लुएंट है उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, तो स्वयं में एक बहुत बड़ी विषम स्थिति पैदा होती है। तो इस सब को देखते हुए हमें पानी के अंदर और नदी के अंदर पूर्ण रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी हो और जो उसकी नैसर्गिक क्षमता है वो इतनी प्रबल है कि वो स्वयं में अपने आप को ठीक कर लेगी। पहला सिद्धांतिक काम तो यह है कि उसके अंदर गंदा पानी हमें डालना ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी हमारी प्राकृतिक संसाधन है जिसको के सदियों से हमें यूज करते रहे हैं और आगे भविष्य में हमारी संतानें भी इसको इसी के ऊपर निर्भर करेंगी। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। केशव जी, हम जो अभी
वार्ष्णेय जी ने जो ये बात की है, इसके सूत्र को पकड़कर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि पहला सिद्धांत तो यही है कि गंदा पानी नदी में नहीं डालना है। दूसरी बात यह है कि शहरों का, नगरों का, महानगरों का, नगर पालिकाओं का, छोटे कस्बों का, वहाँ के सीवरेज और वहाँ पर लगे हुए कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है वो इन सहायक नदियों में जाता है और सहायक नदियाँ जाकर के बड़ी नदी के अंदर मिल जाती हैं। मेरा ये कहना है कि क्या जिसको आप जवाबदेही कहते हैं, जिसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, इसकी जवाबदेही किसकी हो? अगर नगर पालिका का कचरा है तो क्या नगर पालिका की जवाबदेही न हो? अगर किसी फैक्ट्री के द्वारा निकला हुआ कचरा है तो क्या उसकी जवाबदेही न हो? और अगर होनी चाहिए तो फिर इसमें एनफोर्समेंट में कहीं कोई कमी लग रही है आपको? जी, वो तो है ही। देखिए, जब आप एक इतनी बड़ी नदी, अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखें तो गंगा दुनिया के जो 2 बड़ी रिवर बेसिन हैं उनमें आती है। गंगा के ऊपर 50 से 60 करोड़ लोग निर्भर हैं। बिल्कुल। 60 करोड़ लोग गांवों में भी रह रहे हैं, शहरों में भी रह रहे हैं। करीब करीब आधी आबादी। जी, करीब करीब आधी आबादी, अगर गंगा बेसिन को आप लें, बिल्कुल। पूरे उसकी जो सहायक नदियां वगैरह इनको ले लें तो अब अगर यहाँ पर ये स्थिति है कि 60 करोड़ लोग रह रहे हैं, मतलब पूरे यूरोप के बराबर, मतलब यूरोप की आबादी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे ही रह रहा है। बिल्कुल। और एक ऐसे शहरों में रह रहा है जहाँ पे कि सीवरेज की पूरी व्यवस्था नहीं है, जहाँ अभी हाल ही में लोगों को जो है शौचालय मिले हैं, लेकिन शौचालय में जो मल जमा हो रहा है सेप्टिक टैंकों में, उनका क्या होगा इसका अभी कोई इंतजाम नहीं हुआ है। तो वार्ष्णेय जी की तो चिंताएं बिल्कुल सही है कि भाई जब ये कूड़ा आप पानी में डालेंगे तो पानी साफ नहीं होगा। लेकिन इसको इंश्योर करना, इसको अकाउंटेबिलिटी के लिए सबसे पहले तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पकड़ना होगा, जो हर शहरों में बनी हुई है और जिसके कारण चारों तरफ आप देखते हैं कि किसी भी शहर में आप चले जाएं, कहीं से कहीं चले जाएं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये कूड़ा कहाँ जाता है? फाइनली ये कूड़ा पानी में ही गिरता है जाके। अच्छा, अगर आपने जमीन में गाड़ दिया है तो वो धीरे धीरे वो उसके अंडर वाटर टेबल में जाएगा और वाटर टेबल से सीपन करके नदी में पहुंचेगा। जैसे कि आपके पूरे जो वो हैं खेत हैं, खेतों में जो आप पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालते हैं वो भी धीरे धीरे पानी में ही सीप करता है ना। तो ये तो वाकई एक मुद्दा है। लेकिन मेरा जो मुद्दा शुरू में था वो ये कि जैसे कि आप यमुना को ही ले लें, दिल्ली में यमुना में 4, 5, 6 नाले मिलते हैं, लेकिन अगर आप यमुना नगर से और दिल्ली के बीच में देखें तो कई बार गर्मियों में पूरी की पूरी नदी सूख जाती है। क्यों? सारा पानी कुंड पर रुक जाता है। तो मेरा कहना यह है कि मूल नदी का पानी कम से कम इतना तो प्रवाह में रहे कि पानी का प्रवाह बना रहे, अविरलता बनी रहे, फिर उसको कितना साफ रखना है इस पर बहस आगे चले। बागपत में तो क्रिकेट खेलते हैं लोग, यमुना में पूरे में वहां एक भी बूंद पानी नहीं होता है। यही हाल है इलाहाबाद में दारागंज के पास जो वो है गंगा का हाल, वहां गर्मियों में हो जाता है कई बार। शिकायत, एक बड़ी शिकायत होती है विनोद जी, और वो शिकायत ये है कि चलिए नगर पालिकाओं से तो आपने एसटीपी प्लांट लगवा लिया और लगवा करके उनके एसटीपी प्लांट चलते भी रहे, लेकिन केशव जी इस सवाल का जवाब मैं फिलहाल आपसे ही जानना चाहता हूं। लेकिन जो फैक्ट्री हैं, जो कारखाने हैं, वो प्रेशर देकर के आप एसटीपी प्लांट उनसे लगवा लेते हैं, परंतु जब उन्हें बिजली का बिल बचाने के लिए, इतनी सी छोटी सी बात के लिए भी वो एसटीपी प्लांट को बंद रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर या उन्हें लगता है कि कोई स्क्वाड आएगा, कोई जांच आ जाएगी, तब वो उसको ऑन भी कर देते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाई क्या ये एसटीपी प्लांट जो कारखाना लगाता है उसका जो बिजली का बिल आता है उसका मीटर अगर अलग से लगा दिया जाए, सरकार वहां पर बिजली को फ्री कर दे पर्टिकुलर उस काम के लिए, तो शायद वो ये लालच में नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो सवाल आपने किया है ना, ये राजनीतिक है। ये सारी राजनीतिक चीजें हैं। ये लोग जो कि इतनी इंडस्ट्री चलाते हैं, यही हर पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग भी करते हैं। अब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस समय सत्ता में होगी और वो इन पर दबाव बनाना शुरू करेगी कि तुम अपना इस तरह से ये जो
हो रहा है, प्रदूषण कर रहे हो, इसको रोको। और इसको रोकने के लिए तुमको ही पैसा लगाना पड़ेगा, तुमको ही बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा। तो वो बार-बार एक ही चीज़ के पीछे जाके छिप जाएगा कि मेरा फिर मुनाफ़ा कम हो जाएगा। मेरा जो उत्पाद है, उसका दाम इतना बढ़ जाएगा कि मैं बाज़ार से बाहर हो जाऊँगा। आप मेरे लिए कुछ करिए। अब जब वो कहता है आप मेरे लिए कुछ करिए, तो मतलब ये सरकार ही जो है उसके यहाँ एसटीपी प्लांट लगाए, पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, उसका बिजली भरे, नाला बनाए वहां से उसको वहां ले जाने के लिए, और वही ध्यान भी रखे, वही बिजली भी भर दे। अब करने को सरकार कर सकती है, लेकिन फिर सरकार को ये निर्णय लेना होगा कि ठीक है भैया, हम ये कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने सारे टैक्स ठीक से भरो। ये सारी चीजें हो ही नहीं पा रही हैं। और सवाल होता है कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज उन्हीं पॉलिटिकल आकाओं की हैं जो कि इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट है, या वो जो बेचारा नगर निगम का अधिकारी हो जाता है काम करने, उसकी हालत ये नहीं होती है कि वो उन लोगों को रोक सके। और वहां जो काम कर रहा है वो आदमी इतना सरकश और उसका खुला दिल हो जाता है और हौसला बुलंद होता है कि वो इन लोगों को किसी उस गिनती में ही नहीं रखता है। मुश्किल यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि हमें वार्ष्णेय जी से इसी विषय पर टिप्पणी उनकी ले लेनी चाहिए। कुछ बातें कुछ राजनीतिक और उस तरह की भी हो रही हैं। मेरा ये कहना है वार्ष्णेय जी कि चलिए एसटीपी प्लांट का फैक्ट्री मालिक ने लगाया, उसको जो है आगे जाने का जो वे है वो उसका ऑलरेडी पहले से कुछ तैयार है, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अगर बिजली का कनेक्शन जो है उसको सबसे बड़ा लालच होता है बिजली का भारी भरकम बिल। क्या आपको लगता है कि वो एक समस्या है जो मैं सुनता आ रहा हूं, वो यही है कि यहाँ प्लांट लगा हुआ है और ये चलता नहीं है, और जब जांच आती है उससे पहले ही इनको जो है इन्फॉर्म करने वाला इन्फॉर्म कर देता है और ये उसको चालू कर देते हैं, वगैरह वगैरह। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पानी एक ऐसी वस्तु है जिसको कि हम कई दफे रिसाइकिल कर सकते हैं, पुनः चक्र कर सकते हैं, अगर उसको ट्रीट करें। तो अगर इंडस्ट्री का जो पानी का खपत है, अगर उसको हम सही तरीके से उनको समझाएं और उनसे कहें कि अगर आप इसी को ट्रीट करके इसी पानी को यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, तो पहली बात तो यह है कि इफ्लुएंट का वॉल्यूम कम होगा। दूसरी बात यह कि जो पानी का हम जो शोषण करते हैं नदी से, उसकी मात्रा कम होगी। और तीसरी बात यह है कि जो उनको पानी खर्च करने का और पानी लेने का जो पैसा लगता है और जो उसके पंपिंग में एनर्जी लगती है और बिजली लगती है, उसके अंदर भी कमी आएगी। क्योंकि लेकिन वार्ष्णेय जी अगर मैं सही हूं तो पानी निकालने का खर्च कम है और ट्रीटमेंट करने का खर्च ज्यादा है, और इसमें वो सरल रास्ता अपनाता है। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो पानी के अंदर प्रदूषण होता है वो आखिर है क्या? या तो वो प्रोडक्ट है या कोई उसका वेस्ट है। तो अगर हम उसके संयंत्र का जो केमिकल रिएक्शंस है उसके ऊपर और एक बेटर, जिसको हम कहते हैं पोल्यूशन फ्री या बेटर टेक्नोलॉजी, अगर हम उसको बताएं तो उसके कार्य प्रणाली में भी फायदा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और सब काम होगा। लेकिन ये हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग तरीके से पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ निगरानी का जो एक काम है, मॉनिटरिंग, इसके अंदर बहुत कमी रह जाती है, जिसकी वजह से कि हमारे प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो हैं और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो समुचित रूप से उनके ऊपर निगाहरास्ती नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर काफी कम लोग हैं। निगाह भी ईमानदारी के साथ रखनी पड़ेगी। हाँ, और एक चीज बिल्कुल, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं वार्ष्णेय जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, स्वागत है आपका निर्मल गंगा पावन गंगा में। गंगा जिसने हमारे समाज, उसके ताने बाने को आगे बढ़ाया, आज वो खुद अपने वजूद के साथ जूझ रही है। वो निर्मल और अविरल तरीके से बहे, इसके लिए बातें भी होती हैं और काम भी किया जाता है, उसके करने की कोशिशें भी होती हैं। अविरल वो तब बहेगी जब उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में हो, जैसा कि केशव चतुर्वेदी जी ने भी इस बात को कहा था।
बात जितना वो बह रही है वो निर्मल होकर बहे, ये एक आवश्यकता है। उसके लिए एसटीपी प्लांट और उसमें किसी तरह का प्रदूषित पानी ना वहाँ तक जाए, इसके प्रयास भी होने चाहिए। लेकिन खुशलानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और खुशलानी जी, इस बात को जो अभी तक बातचीत हुई है उस बातचीत में से एक बात ये भी निकल कर आई कि भाई एसटीपी प्लांट नगर पालिकाएँ हैं या फिर कारखाना मालिक हैं, ये लोग लगा तो लेते हैं, लेकिन वो एसटीपी प्लांट चलता रहे, निरंतर चलता रहे, वो भी उसी तरह से अविरल तरीके से चलता रहे जैसी इच्छा हम गंगा के अविरल बहने की करते हैं। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसे तो अपने उस बिजली के बिल का एक कच्चा लालच भी होता है। देखिए, स्वेज तो जो हो गया वो डोमेस्टिक वेस्ट हो गया जी। लेकिन जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है उसको अगर आप देखें तो अप्रैल 2019 में 1072 जो इंडस्ट्रीज थी, दे वर नॉट फॉलोइंग द रेगुलेशन। और एक ऑनलाइन कंटिन्यूअस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग स्टेशन की कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश की गई है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। लेकिन हो क्या रहा है अब? अगर हम देखें क्या 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 सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन है, केमिकल वेस्ट सबसे बड़ा जो है 20% पॉल्यूशन में। मैं डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है जो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा जो डेंजर है वो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का। तो आप देखिए केमिकल वेस्ट जो है 20% है। एंड उसके बाद क्या क्या सोर्सेज है, पेपर मिल है, शुगर मिल है, टैनरीज है, जो लेदर की जो है। गंगा को 2900 मिलियन लीटर्स ऑफ सुएज मिलता ही है। बिसाइड दैट केमिकल जैसे आर्सेनिक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, केमिकल डाइज है, हैवी मेटल्स है, ये सब इतने ज्यादा है मात्रा में है। उसके ऊपर क्रोमियम जो है वो 100 टाइम्स हायर है गवर्नमेंट के लिमिट से, कानपुर में अगर आप देखें। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसीटोन जो है वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डंप कर रही है। ये केमिकल बहुत डेंजरस है। इसके बारे में हम लोग क्या करें? स्पेशल ट्रीटमेंट। सर एसटीपी से काम नहीं चलेगा, उसमें हर तरह का केमिकल चाहिए। उसमें मैकेनिकल अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में देखें तो जो पहला होता है, जो प्राइमरी होता है उसमें, वो मैकेनिकल होता है, जालियां वगैरह लगी होती हैं और सेडिमेंटेशन होती है। उसके बाद ऑर्गेनिक वो डाले जाते हैं, बैक्टीरिया जो खाती है जी, वो तो उसको खाती है, डोमेस्टिक जो वेस्ट है उसका। बिल्कुल। उसके बाद फिर यानी अलग अलग प्रोसेस में फाइनल प्रोसेस है। नहीं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एसटीपी प्लांट लगे हैं, लगवाए जा रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है? नहीं, मैं ये कह नहीं सकता। अगर एसटीपी के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ, मैं बाई टेक्नोलॉजी कह रहा हूं, मैं बाई नंबर नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैं नंबर की बात छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या उस पानी को पूरी तरह से निर्मल करने का काम वो एसटीपी प्लांट नहीं कर पाते हैं? ये जो हैवी मेटल हैं इनको करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकता वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वो तो जो लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं वो कह सकेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, एसटीपी क्या है? वो रिवर जहाँ वो गंदा नाला जहाँ खत्म होता है नदी से पहले, वहां लगा रहे हो आप। तो उससे पहले का रास्ता हम क्यों नहीं की ओर ध्यान दे रहे कि वो आप सुएज इकट्ठा करो ही मत, गंद डालो ही मत नदी में, ताकि उसको एसटीपी के साथ रोका जा सके। एसटीपी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी जमीन चाहिए उसके आसपास जहाँ पे एसटीपी है। यानी उसमें जो न्यूट्रिएंट वाला वेस्ट है उसको वहां फार्म साथ वाले फार्म में डालना होता है। बिल्कुल। एक जमाने में आपने तो देखा ही होगा कि जब मथुरा रोड पे, जमुना के किनारे पे बहुत सारे खेती बाड़ी होती थी जो ऑर्गेनिक वेस्ट को यूटिलाइज करती थी जी, जो स्वेज को यूटिलाइज करती थी, स्लाइटली क्लीन स्वेज को यूटिलाइज करती थी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। वहां पे तो हर तरह की चीजें खुल गई है, कोई रेलवे यार्ड खुल गया, कोई मॉल खुल गया। तो ये जो नेचुरल तरीका है वो खत्म हो गया। अब जहाँ एसटीपी में लगा रहा हूँ, आप देखिए, पहले ये देखिए पूरा शहर इतना, हर एक शहर जो है
उसमें जगह बहुत कम है। आप एसटीपी रिवर के नजदीक लगा रहे हो, उसके आसपास आपको जमीन तो चाहिए ना उसको डिसिपेट करने के लिए। बिल्कुल। उसमें जो एसटीपी कर रहा है वो जो सारा गंद है उसको भी उसको निकालता है, उसमें से फिल्टर करता है, केमिकल से करता है, हर तरह से करता है, उसको निकालता है। उसको भी तो कहीं डालने की जगह चाहिए। बिल्कुल। वो आपके पास क्या से होगी? आप पहले काम ये क्यों नहीं करते कि जो पानी अंदर जा रहा है नालों में, जो एग्जिट वॉल्स के थ्रू जा रहा है, उसको वो प्रदूषित ना हो, ताकि एसटीपी को काम न करना पड़े। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि घर में से जो पानी निकल रहा है, गंदा पानी, वो पानी ही ट्रीट होकर के बाहर निकले? वो ट्रीट होकर बाहर निकले। अब मैं एक सिंपल दिल्ली जैसे शहर का एग्जांपल दे रहा हूँ। दिल्ली वाज वन सिटी जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो बारिश का पानी लेती हैं वो सबसे ज्यादा थी। बड़े बड़े नाले थे, आपको याद होगा। अब लोगों ने क्या किया, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, तो उनको ऑथराइज नहीं था, तो उनको स्वेज वो भी नहीं मिले, स्वेज रिमूवल के वो जो पाइप्स वगैरह कहीं लगे कहीं नहीं लगे। बिल्कुल। तो वो लोग कहाँ पर अपना पानी डालेंगे? उन्होंने ये वाले जो नाले खुले थे, ओपन ड्रेन्स थे, उसमें डालना शुरू कर दिया। तो जो बारिश का पानी नदी में जाएगा, अगर बारिश खूब पड़ेगी नदी में जाएगा, तो वो पानी को, गंद को डाइल्यूट करेगा। तो वो तो डाइल्यूट नहीं हो पाएगा अगर पानी में ही जो डाइल्यूट करने वाला है उसी में आप सीवेज डाल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए और कुछ समस्याएं उसमें जोड़ दी हैं। मैं विनोद तारे हैं, प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर से। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। खुशलानी जी ने जो कुछ चीज़ें जोड़ी हैं उसमें, अगर उन चीज़ों में किस तरह से हम कुछ उपाय उसमें से निकाल सकते हैं। उन्होंने मुद्दा जो उठाया है वो सही उठाया है। तो दो एक्सट्रीम के हम बात कर सकते हैं कि जब नदी में गिरता है वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, या जैसे आपने कहा क्या घर से ही ट्रीट होके निकले। एग्जैक्टली। अब ये दोनों के बीच का हमको कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसी को जो हम बोलते हैं, जो आजकल कंसेप्ट भी है, डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट। तो कोशिश हमें ये करनी पड़ेगी कि सीवेज जहां जनरेट हो रहा है उसके जितने नजदीक हो सके वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर कॉलोनी का अपना हो, या 2-4 कॉलोनी का इकट्ठा मिलके एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, न कि पूरे शहर का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो। तो उसी को सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट, और इसके ऊपर प्रयास हो रहा है। आज आके बात इसमें आती है कि जगह कहाँ होगी। तो हर कॉलोनी में जनरली इसीलिए नहीं बना पाते हैं, जगह जगह इसलिए नहीं बना पाते हैं कि मुद्दा ये आता है कि जगह नहीं है, जगह बहुत महंगी है, या जगह के दूसरे है। तो अब जो है, जैसे अभी कल ही जो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, आपने उसमें देखा होगा कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसमें मल्टी स्टोरी है, 4 स्टोरी का है ना। तो अब हमको ये टेक्नोलॉजी का और ये जो नई कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस है उसका यूटिलाइज करके, आई थिंक जहां जगह नहीं है वहां हमको मल्टी स्टोरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करनी चाहिए। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट छोटे छोटे हो, कई सारे हो, मैं तो कहूँगा हजारों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, हर कॉलोनी के या 1-2-3 कॉलोनी के मिला के एक सीवेज प्लांट, न कि पूरे शहर का हो। और जगह की समस्या आती है तो वी कैन थिंक ऑफ कि उसको हम मल्टी स्टोरी बना सकते हैं। आपने तो ट्रीटमेंट को लेकर के, सीवेज जनरेट हो रहा है उसके पास ही जितना नजदीक हो सके यदि हम उसको ट्रीट कर सके। मैं विनोद जी आपसे यही सवाल, यही मेरी जिज्ञासा है जो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। आपने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की है, ट्रीटमेंट को लेकर के बात ये भी आई कि भाई क्या घर का पानी, जो गंदा पानी है, वो घर के बाहर ना जाए, और अगर जाए तो वो साफ होकर के जाए। इसको लेकर के क्या कोई माइक्रो ट्रीटमेंट की कोई बात हुई है? कुछ इस पर काम हुआ है? और या फिर छोटा और माइक्रो और थोड़ा सा बड़ा है तो सोसाइटी का गंदा पानी, क्या यहाँ तक कोई बात हुई है? जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मेरे अपना ही घर में, मैं जहाँ आईआईटी में रहता हूँ, अपना क्वार्टर का थोड़ा बड़ा प्रेमिसेस है, तो आई कैन से कि मेरे घर का जो सीवेज है वो बाहर नहीं जाता है।
मैंने ऐसे पद्धति बना के रखी है कि उसका फाउंटेन भी बन गया है, उसका शावर भी बन गया है, ट्रीटमेंट भी होता है, और जो एक्सेस वाटर निकलता है वही मैं अपने गार्डन में भी यूज कर लेता हूँ। तो ये संभव है, बट इसके पीछे बहुत जानकारी की जरूरत है। जो रेसिडेंट है उनको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये नहीं, तो बड़े बड़े जहाँ बंगले हैं वहां के लिए तो ये जरूर संभव है और करना चाहिए, मेरे को लगता नहीं है। तो इस ज्ञान को गोपनीय रखने की क्या जरूरत है? ये तो सब जगह पहुंचना चाहिए। बिल्कुल नहीं, तो ये करना चाहिए। अब यही है कि हर एक को अपने अपने इसकी जिम्मे, तो जो मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली में जितने जितने बड़े बड़े बंगले हैं और बड़े बड़े हैं, उनको अपना सीवेज ट्रीटमेंट आपको अपने फ्लैट का गंदा पानी ट्रीटमेंट करने के लिए कितना बजट उसमें इन्वॉल्व होता है? कोई बजट नहीं। सिर्फ यदि मैं देखूं तो एक हादे हार्स पावर की मोटर मैंने लगा के रखी है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जब सीवर निकलता है तो उसका लेवल नीचे हो जाता है, तो उसको ऊपर लाने के लिए एक पंप की, और उसी पंप से, उसी की एनर्जी से सब कुछ हो जाता है। तो कोई ऑपरेशन मेंटेनेंस इस बात की कोई और है ही नहीं। बिल्कुल, इसे शायद अलग से समझने की जरूरत होगी। लेकिन खुशलानी जी, मैं आपके पास थोड़े समय के लिए आकर के फिर मैं केशव जी की तरफ शिफ्ट होना चाहता था। जो बात कर रहे हैं विनोद जी कि घर के अंदर घर का जो गंदा पानी है वो ट्रीट हो जाए, और उन्होंने बताया कि इसका मैक्सिमम बजट तो 2000 रुपया है। तो इस तरह के जो मॉड्यूल हैं या इस तरह की जो प्रैक्टिस हैं, सोशल प्रैक्टिस के तौर पर, फैमिली प्रैक्टिस के तौर पर अडॉप्ट क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा, ये मैं कहना चाहूंगा कि जैसे विनोद जी ने बहुत अच्छी पहल की है। हाँ। मैंने आज से करीब 15 साल पहले अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाया था, और वो पूरे, लेकिन उसका पूरा नोहाउ मैंने अपनी कॉलोनी में बांटा, लोगों से करवाया, जगह जगह पे लेक्चर्स दिए, अपने वेबसाइट पे उसका इंफॉर्मेशन दिया। तो वो तो मेरे को करीब उस टाइम पे, आज से करीब 15 साल पहले, मेरे को करीब 20,000 रुपए खर्च किए हुए थे, और मैंने जो सारा जो रेन वाटर है उसको एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल, जो पुराना ट्यूबवेल जो सूख गया था क्योंकि 60 फुट से नीचे चला गया था पानी, बिल्कुल, तो फर्दर उसकी बोरिंग नहीं करके उसमें मैंने डाला और वो हो गया था। ये तो पहल सब लोग कर सकते हैं, और उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा सोसाइटीज को इसके बारे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल एकदम अलग मसला है। वाटर ट्रीटमेंट ये एकदम अलग मसला है जिससे हम चिंतित हैं कि ये जो वेस्ट है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बेस्ट कैसे हो। तो जैसे मूवमेंट चला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वैसे ही स्वेज ट्रीटमेंट का मूवमेंट चलना चाहिए, और विनोद जी जैसे लोगों को इसमें पहल लेनी चाहिए, ताकि नो हाउ सिर्फ एक पंप से कैसे वो उसके फिल्टर्स है, क्या है, केमिकल्स है, वो सारे प्रोसेसेस कैसे करते हैं वो मुझे समझना पड़ेगा। हाँ। उन्होंने कैसे तरीका इस्तेमाल किया कि सिर्फ 2,500 में लगे ना, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन विनोद जी 1 मिनट के लिए मैं फिर आप पर अगर आना चाहूं, ये बात तो घरों की हो गई, ये बात तो सोसाइटीज की हो गई, सोशल इनिशिएटिव की हो गई, लेकिन यही बात जब एक बड़ी फैक्ट्री के ऊपर आकर टिकती है तो उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, और जो मेथड या जो प्रैक्टिस अपनाई जा रही हैं वो अगर इतनी ही कामयाब होती तो अभी तक एक भी बूंद नदियों के अंदर वेस्ट वाटर जाता ही ना। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये तो इंडस्ट्रीज को दे हैव टू, देखिए प्रॉफिट मोटिव जो है बहुत खतरनाक चीज है कि आप हर एक चीज में देखो, आप ये नहीं सोच रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर इज अ पर्टिकुलर, नहीं, मैं विनोद जी से इसी बात को समझना चाह रहा था कि जो विनोद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि जो प्रॉफिट मोटिव है, जो ये लालच है, ये जो यहाँ एक बात निकल कर आई थी कि भाई ठीक है एसटीपी लग गया, लेकिन उसकी बिजली जो है पर्टिकुलर उसको चलाने के लिए उसका बिल अगर फ्री हो गया तो शायद क्या उसका कच्चा लालच वो खत्म हो जाएगा? क्या वो भी निर्बाध गति से फिर एसटीपी प्लांट चलता रहेगा? देखिए ऐसा है कि कोई भी चीज हम फ्री करते हैं तो उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। ठीक है, क्या दुरुपयोग होगा? यदि हमको इंडस्ट्री को हेल्प करना ही है तो उसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, पर जो उनका वेस्ट निकलता है उसकी जिम्मेदारी, चाहे वो रिसाइकल करे, जो भी करे, वो जिम्मेदारी उसकी इंडस्ट्री की होनी चाहिए। और हमने ये देखा है कि चाहे हम रियल टाइम सेंसर्स लगा दे या ये लगा दे,
उसके बाद भी इंडस्ट्री के पास कई तरीके होते हैं उसको बाईपास करने के। और हमने बहुत डिटेल सर्वे किया था पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज का पूरे, वहां पे ये सब अच्छे तरीके से लगाया था, पर कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमको देखना चाहते हैं कि जो स्थानीय जलाशय हैं या नाले हैं वो ठीक हुए कि नहीं हुए, और वो नहीं ठीक हुए। केशव जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इंडस्ट्री को लेकर के एक बात ये भी है कि भाई एक एनवायरमेंट टैक्स है, अगर वो इंडस्ट्री के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है और वो उतना होता है कि सरकार वहां एसटीपी प्लांट को चलाने के लिए उसको कंपनसेट कर सकती है, उसको फ्री कर सकती है, तो क्या ये यहां पर कुछ ना कुछ संभावना बनती हुई दिखती है आपको? देखिए, तीन बातों हैं, तीन मुद्दे हैं। एक तो यह है कि उनको मुफ्त में बिजली दी जाए और ये दिया जाए। इस मामले में मैं प्रोफेसर मनोहर जी से और तारे जी से वो करता हूँ कि मुफ्त में अगर कोई चीज दी गई तो वो उसका हमेशा दुरुपयोग करेंगे, वो बिजली जो है वो अपने काम में इस्तेमाल कर लेंगे। पता चला कि वो एसटीपी ना चलाकर फिर कुछ और चला रहे होंगे उससे। एसटीपी नहीं चलेगा। तो एक तो ये है, बड़ी सीधी सी बात है। दूसरी बात ये है कि आपको वाकई उन लोगों को बुला के ये कहना पड़ेगा कि भैया तुम, ऐसा है कि अगर तुमको हमने ये मशीन दी है और तुम्हारे ऊपर ये करा है, तो अगर तुमने ये काम नहीं किया, हम तुमको 6 महीने का टाइम देते हैं, 1.5 साल का टाइम देते हैं, लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। इंडस्ट्री का एक जेन्युइन वो है, मतलब एक उनकी एक मांग है, जिस मांग को अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो ये कहते हैं कि चीन में क्योंकि इन लोगों के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर इस तरीके की कोई बंदिश नहीं है, इसलिए वो अपना सामान बहुत सस्ते में बेच देते हैं। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा सामान बड़ा महंगा हो जाएगा। आप उनको, इंडस्ट्री को दूसरी सब्सिडी देकर उनके जो उत्पाद है उसका दाम कम करने की कोशिश करिए, लेकिन उनसे कहिए भैया पानी का जहां तक मामला है ये नॉन नेगोशिएबल है, यहाँ पे अगर तुम गड़बड़ी करते हुए पाए गए तो हम तुम्हारी जो है लाइसेंस रद्द कर देंगे। इसके अलावा तुम्हें जिस तरीके की सब्सिडी अपने प्रोडक्ट को कम करने में चाहिए, चाहे टैक्स का हॉलिडे, मेरा ये कहना है केशव जी, लाइसेंस रद्द करने की व्यवस्था, पेनल्टी लगाने की व्यवस्था, ये सिस्टम तो अभी भी है, ये एनफोर्समेंट तो अभी भी है और तब भी रहेगा, तो उसमें अंतर क्या हुआ? मेरा ये कहना है कि पहले तो आपको ये पानी को लेके क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि देखो भैया, पानी की जहां तक बात है ये नॉन नेगोशिएबल है। और दूसरी बात ये है कि तुमको अगर इसके एवज में कुछ चीजें चाहिए तो हम वो देने को तैयार हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये कि पिछली जो सरकारें थी उनका तो मुझे समझ में आता है कि वो बैसाखियों पे चलने वाली सरकारें थी, पर जो मैंने आपसे शुरू में कहा वो ये कि इवन ये सरकार भी जो है, क्योंकि यही इंडस्ट्री अंततः इलेक्शन आता है तो वो उनको इलेक्शन लड़ने का पैसा देते हैं, और आम आदमी, हमारे यहाँ ये चलन नहीं है कि आम आदमी अमेरिका की तरह किसी पार्टी को अपने यहाँ चंदा दे, तो उस आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती, और इंडस्ट्री के सामने फिर पॉलिटिकल पार्टी भी कमजोर पड़ने लगती है, उसका रिजॉल्व कमजोर पड़ने लगता है, वो फिर ब्यूरोक्रेसी कहती है कि भाई इनके खिलाफ मत लेना, तमाम तरीके की बातें होने लगती हैं। तो मेरा मतलब सीधा सीधा ये है कि आप ये कह दें कि जहां तक बात पानी की है वहां हम आपकी कुछ नहीं सुनेंगे, उसके अलावा अगर आपको कोई मदद चाहिए हम मदद देने को तैयार हैं। और बात को 1-2 केसेस नहीं, केशव जी, मैं इस बात को सीके वार्ष्णेय साहब के पास लेकर जाना चाहता हूं। मुद्दे की बात यह है वार्ष्णेय साहब कि आप कुछ कहते रहिए, लेकिन जिसको नहीं सुनना है उसको नहीं सुनना है। क्या सिस्टम उस तरह का हम उसको मैकेनाइज्ड करें, उसको बनाएं कि उसमें सुनने या ना सुनने वाली बात ही ना हो, वो चीजें उस तरह से एक्ट कर रही हों। जैसे किसी ने सजेशन दिया कि जो ट्रीटमेंट एसटीपी प्लांट है वो फैक्ट्री के बाहर हो, और वो फैक्ट्री मालिक के ऑब्जर्वेशन के भी बाहर हो, वहां पर वो कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में हो, उसका स्टाफ वहां पर काम करे रहे, कोई कर्मचारी रहे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर वो उसकी रीच से बाहर हो जाएगा तो वो ना तो एसटीपी प्लांट की बिजली चुरा पाएगा और ना वो एसटीपी प्लांट को बंद कर पाएगा। वार्ष्णेय जी, देखिए, इसमें बहुत सारी हम योजनाएं लगा सकते हैं जिसकी वजह से हमको एसटीपी प्लांट का सुचारू रूप से चलना जो है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। पहली बात तो यह थर्ड पार्टी एसटीपी होना चाहिए, बिल्कुल, मैं वही बात शायद कर रहा था। हाँ,
थर्ड पार्टी होना चाहिए जिसमें कि उसको कितना गंदा पानी आ रहा है और किस जगह से आ रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसकी वजह से जो इंडस्ट्री उससे अटैच्ड है उससे पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना पानी छोड़ा और उसके अंदर क्या उसका कंपोजिशन है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक निगरानी का सवाल है, हमको अपनी निगरानी और चौकसी और बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पास में जो संख्या है साइंटिस्ट की वो बहुत कम है, साधन भी बहुत कम है, तो चाहते हुए भी वो ये पूरा काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी सी हम अपनी जो पर्सनल जिसको कहते हैं विजिट्स हैं और अनअनाउंस्ड विजिट होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि विजिट पहले से अनाउंस कर दी जाती है, और क्योंकि वो ऐसे जगह पे स्थित होती है इंडस्ट्री जहां पे शायद कभी कभी गाड़ी भी नहीं पहुंच सकती, खास तौर से आउट हॉल एरिया। और ये जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, ये प्लांट के एकदम ऐसे स्थान पे लगाए जाते हैं जहां पे अच्छी तरीके से जाना भी थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें और जो ओनर होता है उसकी सहायता लेनी पड़ती है, और जब हम उनकी सहायता लेते हैं तो वो इस बात को समझ जाते हैं कि अब आने वाले हैं और काम होने लगता है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि यहाँ पर हमको सोचना चाहिए, और मैं समझता हूँ प्रयोगात्मक रूप से हमें कुछ लोगों को उत्साहित करना चाहिए। केशव जी, एक आखिरी बात जो समझ में आ रही है, जब समाज का मॉरल जो है अगर वो थोड़ा कमजोर होने लगे, तो तब इस तरह के सवाल उठते ही हैं। ये जो थर्ड पार्टी की बात वार्ष्णेय साहब ने की है, अगर ये थर्ड पार्टी भी फर्स्ट पार्टी से मिल जाती है तब फिर सवाल वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। देखिए, नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी इज इंटरेस्टेड इन इट्स ओन इंटरेस्ट। वो वहां पर सिर्फ जाके टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो आप समझिए कि इसके अंदर, और इसको कोशिश करनी चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए। एक चीज में जी, मैं समय हमारा हो चला है और हम चाहेंगे 30-30 सेकंड में सब अपनी राय इस मसले पर दें, ताकि ये जो हमारी नदियां हैं ये प्रदूषित होने से बच जाएं। जी केशव जी। जी, मेरा कहना है कि दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो कभी भी इस तरीके के कोई वायदे नहीं करने चाहिए कि फला दिन तक नदी साफ हो जाएगी। ये एक सतत प्रक्रिया है, और पूरे समाज को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए कि प्रतिदिन इसके लिए काम करना है। जिस दिन सफाई का एक सर्टेन स्टैंडर्ड हो भी जाएगा, तो उसके बाद पीढ़ियों दर पीढ़ियों हमको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया कोई एक दिन खत्म हो जाएगी। ये सतत प्रक्रिया है, पहले इसकी तैयारी। और दूसरी चीज, ये योजना, चाहे अगर कल प्रधानमंत्री का भाषण सुने तो वो उन्होंने कहा था कि अगले 10-15 साल के लिए ये चीजें जो है एसटीपी काम अच्छा करेंगे, ये अपनी कैपेसिटी पे काम करेंगे। जब भी हम योजना बनाए तो हमें 50-60 साल की योजना बनानी चाहिए। 10-5 साल की योजना बनाने का समय पूरा हो गया। जी खुशलानी साहब। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका लार्जर मसला क्या है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के 7 पिलर्स हैं जिस पे खड़ा है। स्विच ट्रीटमेंट एक हो गया, पीपीपी मॉडल के ऊपर काम चल रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जिसके ऊपर बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने में भी बात की थी। फिर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, अगर ये हमारी रिवर क्लीन हो जाएगी तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अगर होगा तो उससे आप ये देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना बड़ा फायदा होगा। फिर जो तीसरा है रिवर सरफेस को क्लीनिंग, सरफेस पे रिवर्स का बोट्स का ट्रेवल करना, ये सारे आइटम्स है। बायोडायवर्सिटी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉल्फिन जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। 1996 में दे वर डिक्लेयर्ड एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। रिवर वी आर लकी दैट गंगा में डॉल्फिन्स है, लेकिन दे आर ऑल ब्लाइंड। तो भाग्योदय जो है वो फिर से होता हुआ दिख रहा है। समय हो चला है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात, महत्वपूर्ण बात जो है निकल करके आई कि हम घर को जिस तरह से 2 बार पोछा लगाते हैं, उसे साफ करते हैं, ऐसे ही हमारी नदियों को भी हमें सतत साफ रखना होगा। रोजाना उसके बारे में सोचना होगा, रोजाना उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्ट करना होगा। और इसलिए एक बात घर की भी आई, एक बात सोसाइटी की भी आई, एक बात कारखाने की भी आई। इन तीनों चीज़ों पर अगर कोई किसी तरह का चेक लगता है
अगर कोई माइक्रो ट्रीटमेंट प्लांट के उपाय को लेकर के विनोद तारे जी ने बताया, प्रोफेसर हैं आईआईटी के, उनसे समझना और सीखना पड़ेगा कि 1-2 हज़ार रुपये मात्र के एक मोटर से, आधा हॉर्स पावर के एक मोटर से आप अपने घर के पूरे पानी को सीवेज में जाने से पहले ही आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने ही घर के अंदर फिर से कपड़े धोने में, फिर से नहाने में, फिर से अपने बगीचे में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे जब ये गंदा पानी नालियों में नहीं जाएगा, नालियों से नालों में नहीं जाएगा, नालों से नदियों में नहीं जाएगा, तो नदियां प्रदूषित होने से बच जाएंगी। हमारी इस इनसाइट की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।